कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम नया चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और ये चैप्टर 4 है हमारे एनसीईआरटी का क्लास 12th की। तो आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा ताकि आपको इस चैप्टर की ज़रूरत समझ में आ जाए कि चैप्टर हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज। और साथ साथ में इसके एक वर्ड जुड़ा हुआ है एंड मैग्नेटिज्म। क्या कह लीजिए? मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। देखिए चैप्टर को दो हिस्सों में क्या बांटा गया, क्या जैसे कैपेसिटेंस था और पोटेंशियल था। सेकंड चैप्टर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो आधे हिस्से में मुझे पोटेंशियल पढ़ाया गया था, आधे हिस्से में मुझे कैपेसिटेंस पढ़ाया गया था, इसलिए चैप्टर का नाम था पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ऐसा ही है क्या? आधे हिस्से में मूविंग चार्ज पढ़ाया जाएगा, आधे हिस्से में मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा, ऐसा है कुछ या कुछ और है? ये सब सवाल आपके दिमाग में उठने चाहिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो एक चीज़ दिमाग के अंदर हमेशा डाल लीजिए कि आपको जैसे कोई चीज़ सामने नजर आए आप तुरंत कुछ सोचना चालू कर दीजिए कि क्या है ये क्यों है, ऐसा क्यों है, और उसको तुरंत अपने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जैसे आपका प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर चैप्टर के नाम से कनेक्ट होने वाला जो है वो सेकंड चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो मैंने उससे कनेक्ट कराने की आपकी कोशिश की। तो हो सकता है कि भाई वैसा ही कुछ हो सकता है उससे डिफरेंट कुछ हो। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उससे डिफरेंट है, ये वैसा नहीं है। इसमें आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा कि मूविंग चार्ज अलग पढ़ा दिया गया, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ा दिया गया। असल में मूविंग चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिज्म होती है, ये जानकर बड़ी हैरानी होगी। आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2000 सालों से इस पृथ्वी पर रहने वाले ये इंसान, पृथ्वी पर रहने लायक बच्चे नहीं है फिर भी कह सकता हूँ कि पृथ्वी पर रहने वाले ये इंसान जो है लगभग 2000 सालों से चार्ज को जानते हैं। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं, या कह लीजिए कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को जानते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को जानते हैं। ठीक, 2000 साल से, मतलब इलेक्ट्रॉन में कहना गलत हो जाएगा, 2000 साल से जानते हैं। चार्ज नामक प्रॉपर्टी को लगभग 2000 साल से लोग जानते हैं, लेकिन चार्ज को भी 2000 सालों से जानते हैं और मैग्नेट को भी 2000 सालों से जानते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज को, दोनों चीज़ों को लगभग 2000 सालों से जाना जा रहा है। लेकिन एक बात बड़ी अचंभे वाली ये है कि इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है कि चार्ज और मैग्नेट के बीच कोई रिश्ता भी हो सकता है क्या, ये बात किसी को पता नहीं थी। मैग्नेट सभी जानते हो। मैग्नेट को अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10 में आपने मैग्नेट बहुत अच्छे से पढ़ा है। Fe3O4 इसका जनरल फार्मूला होता है, जो कि आयरन के दोनों ऑक्साइड होते हैं, FeO और Fe2O3। ये आयरन के दोनों ऑक्साइड का कंबाइंड फार्मूला होता है Fe3O4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट ओर कहते हैं आयरन का, और वही हमारा मैग्नेट के तरीके से बिहेव करता है। ठीक, तो ये सब जनरल चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन ये जो ओर है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा नेचुरल मैग्नेट है, इसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। एक मैग्नेट होता है जो चार्ज की वजह से होता है। 2000 साल हो गए, सबको चार्ज भी पता था, मैग्नेट भी पता था, लेकिन ये बात नहीं पता थी कि चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिज्म हो सकती है। अब नाम चैप्टर से तो क्लियर है कि चार्ज कैसा होना चाहिए? मूविंग चार्ज होना चाहिए। मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म हो सकती है, ये बात किसी को पता नहीं थी। ये बात अभी आकर पता चली, लगभग आज से 200 साल पहले 1820 में आकर ये बात पता चलती है। और कौन बताता है? आपने नाम सुना ही होगा, ओरस्टेड बताते हैं इस बात को। कौन बताता है? ओरस्टेड बताते हैं इस बात को कि ऐसा ही कुछ होता है। और इन्होंने, आपने पढ़ा होगा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड इनका पूरा नाम था, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इन दोनों चीज़ों के बीच एक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? थोड़ा सा शॉर्टकट में, क्योंकि 10th का सिलेबस है, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, नॉलेज पर्पज के लिए जरूरी है। उन्होंने क्या किया था? एक वायर में करंट का फ्लो कराया था, और इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक कंपास रखी थी। मैग्नेटिक कंपास आप लोग जानते होंगे ना, एक कांच के सांचे में रखी जाती है मैग्नेटिक कंपास, जिसमें एक ट्रेपेजियम शेप का मैग्नेट होता है जो एक निडल की तरीके से काम करता है, सुई, जैसे घड़ी की सुई नहीं होती, इसकी तरीके से काम करता है। और ये सेंटर पर क्या होती है? लगी हुई होती है, सेंटर से जुड़ी हुई होती है, जिससे घूम सकती है। ठीक, इसका एक पोल जो होता है नॉर्थ होता है, दूसरा पोल होता है साउथ। और इसका नॉर्थ जो होता है किसी भी मैग्नेट के साउथ की तरफ चला जाता है, और उसका साउथ जो होता है मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो जब इसमें करंट का फ्लो कराया गया वायर में,
ये वायर किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया था, ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसको जब किसी वायर से कनेक्ट कराया गया, इसमें करंट का फ्लो कराया गया, तो ये देखा गया कि इसके चारों तरफ जब हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो एक परपेंडिकुलर प्लेन में जो मैग्नेटिक कंपास है वो एक सर्किल फॉर्म करती है। मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक कंपास जो है वो एक सर्किल बनाती है। दिस सर्किल इज परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ ऑफ दिस वायर एंड इस सर्किल का जो सेंटर है वो इसी वायर पे है। इस सर्किल का जो सेंटर है वो कहीं इसी वायर पे लाई कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जैसे जैसे हम करीब जाते हैं इस वायर के, हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन और ही स्ट्रांग होता जाता है। जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं जो डिफ्लेक्शन है वो वीक होता जाता है। इससे ये बातें पता चलती हैं कि मैग्नेटिक कंपास, देखिए पहली चीज तो ये है कि मैग्नेटिक कंपास कैन डिफ्लेक्ट ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड। वो अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में भी हमारी मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जितनी स्ट्रांगली यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रही थी अराउंड द वायर, वो एक सर्किल बना रही थी, तो उससे ये पता चल रहा था कि इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। और क्योंकि वायर का सेंटर जो है, वायर जो है वो इन सर्किल का सेंटर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि वजह जो है इस मैग्नेटिक फील्ड की ये वायर है। अगर करंट की डायरेक्शन बदल दिया जाए तो हमारी मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल जा रहा था। इससे ये साबित हो गया कि ये जो हमारे पास पैटर्न बन के आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो ड्यू टू दिस वायर है। तो यहां से एक बात पता चली क्या, कि जो मूविंग चार्ज होता है, करंट का मतलब क्या होता है, मूविंग चार्ज। करंट का मतलब क्या होता है, मूविंग चार्ज। ये जो मूविंग चार्ज होता है, या कह सकते हैं आपके जो करंट होता है, ये जहां भी किसी भी वायर में जब फ्लो करता है तो अपने चारों तरफ ये एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेती है। अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेती है। क्वेश्चन ये उठता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, क्यों भाई, क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या था। तो एकदम सही बात है, जब कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पर रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कोई चार्ज पार्टिकल जब मोशन कर रहा होता है उसके पास एक वेलोसिटी होती है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, भले वो डिप्ट वेलोसिटी से किसी वायर के अंदर एज अ करंट के फॉर्म में क्यों ना चल रहा हो, जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही होती है, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट और मजेदार है। तो मजेदार लगा कि नहीं लगा ये चीज हमें जरूर बताइएगा, थोड़ा सा मसालेदार टॉपिक है। क्या कह रहा है कि जब एक चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जब वही चार्ज पार्टिकल चलने लगता है, भले ही वो विद इन वायर चले या वो फ्री स्पेस में घूमे, जैसे आजकल रोड पर सांड घूमते रहते हैं, वैसे चाहे वो घूमे, चाहे वो किसी वायर के अंदर बंधा हुआ चले, जिस भी तरीके से वो चलेगा, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट नोट करिए अपने नोट्स में कि मूविंग चार्ज इज नॉट ओनली हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड बट आल्सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक मूविंग चार्ज के चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती बल्कि मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट हियर, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और इस वायर के बारे में तो आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है। इवन एन अनदर एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म ड्यूरिंग दैट टाइम की आयरन स्प्रिंकल्स को लेकर यहां पर स्प्रेड किया गया था एंड दे टेकन अ शेप ऑफ द concentric circles and the center of the circle was this wire. In that way also it was said that कि जो वायर है उसके चारों तरफ concentric circles बनी आयरन स्प्रिंकल की, इसलिए कहा गया कि उस जो स्प्रिंकल्स बनी थी, इस आयरन की concentric circles बनी थी, उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा गया। और इसके चारों तरफ का जो एरिया था उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा गया। ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के नियर स्ट्रांग थी, वायर से दूर जाने पर ये घटती जाती थी। तो लगभग 2000 साल पहले, लगभग 200 साल पहले 1820 की बात की जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर एगो, दिस रिलेशन बिटवीन द चार्ज एंड द मैग्नेट वाज एस्टैब्लिश्ड। यू कांट से मैग्नेट बट मैग्नेटिज्म। द रिलेशन बिटवीन चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिज्म वर एस्टैब्लिश्ड। ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन ही हो, एनी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, whatever the charge particle is, not neutron, neutron is not a charge particle, neutron is a neutral particle, any charge particle whether it is proton or electron, if it is moving it will have a phenomena of magnetism around it. This is 100% sure, no doubt. So there is a close relation, there is a close relation between both the topics. So this chapter is not
this chapter is not like that chapter, the potential and the capacitor. This is the different one. Here you will study both the topics together, moving charge and मैग्नेटिज्म ड्यू टू मूविंग चार्ज. दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से, मैं हर बार कहता हूं बच्चों से कि डोंट रीड दिस चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, रीड दिस चैप्टर एज दिस मैग्नेटिज्म ड्यू टू मूविंग चार्ज. इस चैप्टर का नाम ये होना चाहिए, मैग्नेटिज्म ड्यू टू मूविंग चार्ज. तो आप इसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख ले. मेरी तरफ से चैप्टर का नाम मैग्नेटिज्म ड्यू टू मूविंग चार्ज. तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. जब आप चैप्टर को देखोगे तो आपको एकदम क्लियर 100% क्लियर हो जाएगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हो. तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हो भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलिए भाई, क्या पढ़ने जा रहे हो? तो आप पढ़ने जा रहे हो मैग्नेटिज्म ड्यू टू मूविंग चार्ज. मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म. एक मैग्नेटिज्म थी जो मटेरियल की वजह से थी, उसे बोलते हैं मटेरियल मैग्नेटिज्म. जो हमारे आयरन के ऑक्साइड की वजह थी, बार मैग्नेट बनता था, हार्सू मैग्नेट बनता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, नॉर्थ से निकलती थी, साउथ जाती थी. दैट बोरिंग मैग्नेटिज्म इज आल्सो देयर इन द नेक्स्ट कमिंग चैप्टर. डोंट वरी, वो बोरिंग मैग्नेटिज्म भी इस नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में आ रही है, जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर. उसका नाम मैं नॉर्मली लेता हूं मटेरियल मैग्नेटिज्म. तो वो भी आने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें चिंता करने की आपको बात नहीं है. लेकिन ये स्टोरी देखिए आई आपके सामने, लगभग 1820 की बात मैं कर रहा हूं. और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, लगभग मैं बात करूं 1868 की बात करूं, लगभग द एंड ऑफ द सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में बहुत अच्छे बहुत ही गजब के एक्सपेरिमेंट हुए. क्योंकि द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाज टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द मैग्नेटिज्म. दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड. After that, continuously many scientists came into task and they have taken the many tasks and completed also. They have done lot of experiment and given the very good researches. And according to that, in 1868, one great scientist Maxwell, नाम सुना होगा आपने, मैक्सवेल सामने आते हैं और मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर हियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. वाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, not magnetism, electromagnetism. How close bond between both the word electricity and magnetism. electromagnetism, दोनों को एक कर दिया और एक वेव का नाम दिया. उस वेव का नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. This is the starting of the new era in the physics. So we are going to develop new concepts, new theory in the physics, and this chapter we will study about the new concepts. And as I said in 1868, Maxwell taken the word electromagnetism and he said that light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. मतलब light has electric field as well as magnetic field both together. And this is possible only when Oersted have established the relation. And continuously after that, Marconi, Hertz, J.C. Bose sir from India, Nobelist, he also done many experiments like discovery of the radio waves, production of the radio wave. Production of the radio wave was done by J.C. Bose, Jagdish Chandra Bose sir ji. He produced the radio waves, and radio waves was also electromagnetic wave. It was having electric and magnetic vector, and it was following all the condition of electromagnetic wave. So in this way many scientists came into task, and he have completed many researches, and we came to the result ki we came to the conclusion that there is a very good bond between electrostatic and magnetism, and we say that we are going to study electromagnetism. अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो बहुत पुराना सिलेबस नहीं है जो वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी. दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीटेड अबाउट द 19th सेंचुरी. 1900 सेंचुरी कंप्लीट होते होते ये पूरा टास्क जो है, ये कंप्लीट जो है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, वो सब डेवलप कर लिया गया था. तो नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. What we will study in the chapter? Already I have told you that we will discuss about the moving charge and magnetism due to moving charge. But also there are many topics which are under this topic, or means which are subtopics. So I want to take the name of that topics also. तो क्या पढ़ेंगे? ये जानना
बहुत ही जरूरी है मेरे बालकों, ठीक है। टिंग 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 टिंग, बाहर बारिश का मौसम है, अंदर क्लास चल रही है। आज मौसम बहुत मस्त है भैया, बाहर बारिश हो रही है, अंदर हम क्लास ले रहे हैं, कमरे के अंदर हम क्लास ले रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है। काश तुम्हें पढ़ाना ना होता तो मैं बारिश का मजा ले लेता। कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोगों को कुछ पता नहीं चलता। पता है, मेहनत से पढ़ाई नहीं करते हो, गुस्सा आती है कभी कभी। मेहनत से मैं 100 बार कह रहा हूँ पढ़ाई करो, कंसंट्रेट हो जाओ, टारगेट बना लो, टारगेट बना लो, कह दो अपने आप से कि आई हैव टू स्कोर 70/70 मार्क्स इन थ्योरी, और टीचर मजबूर होकर देगा 30/30 मार्क्स इन प्रैक्टिकल। आपका 100/100 फिजिक्स में आ जाएगा। मैं ऐसे सीना करके चौड़ा करके घूमूंगा पूरे शहर में कि मेरे बच्चे का 100 में 100 आया। अरे यार मेरे लिए कर तो पढ़ाई तो कर मेरे भाई। एक सपना बना जीवन में, पता है किसी के छोटे मोटे नंबर आ जाते हैं तो पूरा लाइफ वो याद करता है कि हमारे इतने नंबर आ गए। सम ऑफ यू आर वेरी फोकस्ड एंड वेरी हार्ड वर्किंग, बट रेस्ट ऑफ यू आर इतना लेजी हो यार कि पढ़ाई तक नहीं करते हो। लेक्चर अपलोड हो जाता है, कंजूसी करते हो, देखने में पढ़ाई करने में कंजूसी करते हो, सोचते हो नोट्स भी सर बना के दे दें, पढ़ भी सर ही लें। और सर पढ़ चुके, अब पढ़ना तुम्हें है। माँ बाप के बारे में सोचो एक बार, जो हजारों सपने ये तुम्हारे बारे में बैठे हुए हैं, दिन रात सोचते हैं कि मेरा बच्चा कल ये बन जाएगा, मेरा बच्चा कल वो बन जाएगा, मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, उत्तम सर कंटिन्यूअसली मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे का कल्याण हो जाएगा। यार उत्तम सर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे का कल्याण हो जाएगा, लेकिन बच्चा पढ़ेगा तब कल्याण होगा ना। बच्चा पढ़ने को नाम ही नहीं ले रहा है। तो बच्चा पढ़ो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि द टारगेट शुड बी अचीव्ड एट एनी हाउ। ये टारगेट अचीव होना चाहिए, टास्क कंप्लीट होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? प्लीज गिव यू बेस्ट इन योर स्टडीज। कोई काम चोरी नहीं, कोई मक्कारी नहीं, एकदम 100% मेहनत के साथ सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है मैं कहता हूं मुझे परेशान करो, मैं कुछ बच्चों को टास्क देता हूं, मैंने देखा कुछ बच्चों को मैंने कहा क्वेश्चन नंबर ये होना चाहिए एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, वो तुरंत पढ़ते हैं और व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं। सम ऑफ यू कुछ प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर, दुनिया गई भाड़ में, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है उसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई के सिवा आपके पास लाइफ है कुछ नहीं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पान की दुकान तो खोलना नहीं है भविष्य में ना, ऐसा कोई लक्ष्य तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई करिए मेहनत से। तो क्या मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, मैक्सवेल ने अपना योगदान दिया, जैसे बोस साहब ने दिया, मार्कोनी साहब ने दिया, हर्ट्स ने दिया, और हर्ट्स क्रिश्चियन ओरेस्टेड जो थे उन्होंने तो अपना कार्यक्रम कर ही दिया था, बहुत मज़ेदार वाला। तो लगभग अगर सही से देखा जाए तो लगभग 125 साल पहले की बात है। 125 मीन्स 125 ईयर्स एगो की बात बचती है, या कह लो 100 ईयर, राउंड ऑफ करके कह लो 100 ईयर पहले की बात पड़ती है। जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सब 100 ईयर ओल्ड है। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स, और वो कौन सा फोर्स होगा, वो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे आपको मैं ये बता दे रहे हैं। वो फोर्स होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। इस चैप्टर में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सबसे पहले पॉइंट। दूसरा जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। इस चैप्टर में हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इस चैप्टर में हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर कैसे वोल्ट मीटर की तरह काम कर सकता है, गैल्वेनोमीटर कैसे अमीटर की तरह काम कर सकता है। इस चैप्टर में सबसे बढ़िया जो टॉपिक यहाँ मुझे लिखना चाहिए था, 5 नंबर डाल के यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ेंगे, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ते पढ़ते डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जिस डिवाइस का नाम होगा साइक्लोट्रॉन। ये डिवाइस में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चैप्टर हमारा जो है इतने में समिट जाएगा। मीन्स वी विल स्टडी अबाउट द फोर्स, स्पेशली अगर ध्यान से देखा जाए तो हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इस फोर्स के अंडर ये मोशन पढ़ेंगे, इस फोर्स के अंडर में ये मोशन पढ़ेंगे, और मोशन पढ़ने के बाद हमारी टोटल स्टडीज हो जाएगी, फोकस हो जाएगी फील्ड के बारे में, और फील्ड के बाद हम पढ़ेंगे टॉर्क, और टॉर्क के बाद पढ़ेंगे हम गैल्वेनोमीटर। तो हमारे चैप्टर में देखिए तो कुल इतना ही टॉपिक है, फोर्स एंड मोशन अंडर दैट फोर्स। ये फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है।
फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के अंडर में मोशन, वहां पे एक डिवाइस है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, वो डिवाइस पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत गजब का पढ़ेंगे, इतना गजब का पढ़ेंगे कि अनबिलीविंग। डेरिवेशन पे डेरिवेशन, डेरिवेशन पे डेरिवेशन, डेरिवेशन पे डेरिवेशन। आप यहीं से अनुमान लगा दीजिए कि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सोच लीजिए जिस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन इतनी देर पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा है, लेंदी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि अब करंट का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है हमारे जीवन से, अब मैग्नेटिक फील्ड आना चालू हो जाएगी। करंट तो रहेगी, लेकिन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर तक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था, अभी इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चलने वाला है। और उसके बाद टॉर्क के बारे में, क्योंकि फोर्स जहां पे है वहां पे टॉर्क तो लगना ही है, टॉर्क के बारे में जरूर पढ़ेंगे हम लोग। टॉर्क के बाद टॉर्क की ही डिवाइस है, जैसे फोर्स के अंडर में डिवाइस आती है साइक्लोट्रॉन, वैसे ही टॉर्क के अंदर में डिवाइस आएगी गैल्वेनोमीटर। इसका पूरा नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको शॉर्ट में कहते हैं। और इसको हम वोल्ट मीटर बनाएंगे, इसको हम अमीटर बनाएंगे। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर कैसे बनाया जा सकता है, ये सारे टॉपिक जो हैं ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिलेबस में। ये हमारा मतलब इस पूरे चैप्टर का टास्क है। चलिए फिर चैप्टर के स्टार्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। एक हेडिंग डाल लीजिएगा, छोटा सा नॉलेज देना है, चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी, ऐसे ऐसे क्रॉस लगा कहीं मिल जाएगा आने वाले किसी भी चैप्टर में, आने वाले किसी भी चैप्टर में अगर आपको मतलब ये जो चैप्टर कंटिन्यूड है इसमें, या आने वाले किसी भी चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 किसी भी चैप्टर में अगर ऐसा कहीं पर कोई निशान लगा मिलता है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है या इनटू द प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ये जो भी प्लेन है, ये ग्रीन बोर्ड का प्लेन है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर है, इसका ये मतलब निकलता है। मतलब यहाँ पे साउथ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का साइन है। ठीक, और अगर पैटर्न कहीं पर ऐसा बना हुआ मिल जाए, आज के बाद कहीं भी मैं बनाऊँ और आपको ये नज़र आ जाए, ठीक ऐसे ऐसे बना मिल जाए, बहुत ध्यान से हमारी बात देखिएगा। ये सर्किल हॉलो सर्किल्स नहीं होते, नॉर्मली ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं। ठीक है, ऐसे बना मिल जाए, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मतलब ऊपर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही होगी तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये बिहेव करेगा साउथ पोल के तरीके से। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये दोनों पैटर्न ड्रा कर लीजिए, और ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अगर मैं ऐसे बना दूँ तो अंडरस्टूड सी बात हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। मतलब अगर ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है तो ऐसे हो गया, और यहाँ पर ये फिंगर ऐसे हो गई बाहर की ओर। अंडरस्टूड? तो दिस इज द टास्क, नोट करिए इसको जल्दी से। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारा चल रहा था जो भी वो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, अब यहाँ से हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हेडिंग हम डालते हैं अपनी, मूविंग चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो हेडिंग डालिएगा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। जल्दी से हेडिंग डाल दीजिएगा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। सुनिएगा क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का नहीं मतलब ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब क्या है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज मूव कर रहा है। तो आपके पास क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी इज द सिंबल की चार्ज मूव कर रहा है, क्योंकि जब भी वेलोसिटी है तो चार्ज मोशन में होगा ही होगा। वेलोसिटी है तो आप ये नहीं कह सकते कि चार्ज रुका हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज मोशन में है,
तो उसके ऊपर लगने वाला एक फोर्स होगा, ठीक। और साथ साथ में बात यहाँ पर ये भी है कि चार्ज भी है। एक चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए हाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम द टास्क। एक चार्ज है q मैग्नेटिक फील्ड b में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है। और फोर्स कौन सा निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो जरा सा आपको मैं पहले शॉर्टकट में इधर ही सिखा देता हूँ, इधर स्पेस ज़्यादा है तो इधर मैं आपको सिखा देता हूँ कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है, आप सभी जानते हैं। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी बनाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकती। अगर यहाँ पर मैं चार्ज पार्टिकल रख दूँ और ये चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे रुका नहीं रहेगा, ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल देगा, चल देता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर से आई है आया है वहाँ निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल देता है। तो ये बात मैंने पहले भी लिखा रखी है, अगर आपने नहीं लिखी तो लिख दीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ये बात नोट कर लीजिएगा। और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लगता है, इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगा था और इस फोर्स की जो वैल्यू थी वो EQ थी। कितनी थी? फोर्स की वैल्यू जो थी वो EQ थी, जहां पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। तो ये फार्मूला था हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ये फार्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का था जब हम बात करते थे इलेक्ट्रिक फोर्स की। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स तभी काम करेगा जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, जब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो एक चार्ज पार्टिकल होगा। मतलब जब पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल होगा तब फोर्स लगेगा। तो जितना अच्छा चार्ज पार्टिकल होगा उतना अच्छा फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो है वो डिपेंडेंट है किस पे? सबसे पहले जो फोर्स डिपेंडेंट है वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि वो चार्ज है या नहीं, और किस पे डिपेंडेंट है? मैग्नेटिक फील्ड वहाँ है या नहीं, और किस पे डिपेंडेंट है? वो मोशन में है या नहीं। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता। ये बात कहीं पर नोट कर लीजिए कि अगर चार्ज पार्टिकल जो मूविंग चार्ज है वो अगर मूविंग चार्ज नहीं है, मतलब वो अगर मोशन में नहीं है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग सकता है लेकिन उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता। ठीक, तो इन तीन चीजों पर डिपेंडेंट है, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। दोनों में एंड नहीं लगना चाहिए, कॉमा लगाना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लगा दिया। तो तीन चीजों पर डिपेंडेंट है, चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। यहां पर किसी फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है, यहां पर जबरदस्ती फार्मूला बनाया गया है और वो फार्मूला 100% फैक्ट है। फैक्ट इन द सेंस वो 100% सही है। तो जब हमने मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला पता किया तो मैग्नेटिक फोर्स एक फोर्स है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इसका मैंने फार्मूला पता किया तो इसका जो फार्मूला आता है वो हमारा आता है V क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है। इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। यही हमारा फार्मूला जो है ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ऑन अ मूविंग चार्ज के नाम से जाना जाता है। या इसी को हम लोग लिख लीजिए यहां पर, इसी को हम लोग लॉरेंज LORENTZ लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो Fm इक्वल्स टू Q और V क्रॉस B, मतलब ये जो लगने वाला फोर्स होगा, नोट किया जाए तुरंत का तुरंत, लगने वाला जो फोर्स होगा, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब लगने वाला जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। लगने वाला जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात तुरंत नोट की जाए कि नोट किया जाए, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, the force acting on a charged particle, the force acting on a moving charge particle is perpendicular to both the direction of motion of the charge particle, मतलब velocity, the direction of motion of charge particle and the magnetic field, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये बात जीवन भर याद रखिएगा। अब आपको मैं कहूँ तो एक हैंड रूल बता दूं, यहाँ पर इसको हम अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, आपके काम आ सकता है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, कभी आपसे कोई पूछे कि फोर्स किस पर डिपेंडेंट होता है तो बता दीजिएगा जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो V क्रॉस B के ऊपर डिपेंडेंट होता है।
मतलब अगर वेलोसिटी जो है ये आई डायरेक्शन में है और अगर मैग्नेटिक फील्ड जे डायरेक्शन में है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी आई क्रॉस जे होगी। आई क्रॉस जे का मतलब के होगी। आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो के होगी। इस तरीके से वेक्टर से भी आप निकाल सकते हैं। मतलब अगर वेलोसिटी आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप का मतलब वाई एक्सिस पे है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? आई क्रॉस जे होता है के। ये बात आप लोग जानते नहीं जानते? आई क्रॉस जे होता है के, और के का मतलब हो गया पास टू जेड एक्सिस। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो जेड एक्सिस पे लगेगा, मतलब जेड एक्सिस पे लगेगा। और जेड एक्सिस आप जानते हो कि एक्स के भी परपेंडिकुलर होता है, वाई के भी परपेंडिकुलर होता है। और अगर इसको आप अपनी फिंगर से कभी भी समझना चाहते हैं तो मैं फिंगर वाला बता देता हूं, क्योंकि फिंगर वाला ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फिंगर पे आप नोट कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए, थंब पे लिख लीजिए एफ, थंब पे लिख लीजिए एफ, और फोर फिंगर पे लिख लीजिए बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर पे लिख लीजिए वी फॉर मोशन, वी फॉर वेलोसिटी, वी लिख दीजिए। तो अगर आपको किन्हीं भी दो की डायरेक्शन पता है तो तीसरी की डायरेक्शन आप अपने लेफ्ट हैंड से यूज करके बता सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड की मदद आप यहां पे ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर क्या कहा है कि जो मोशन है वो एक्स एक्सिस पे है, तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गया। जेड मतलब बाहर की ओर। तो यहां देखिए ये फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। देखिए ये हो गई वेलोसिटी, क्योंकि आई एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी। तो ये हो गई वेलोसिटी। वाई जे एक्सिस पे कौन है? तो मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये हो गई वेलोसिटी और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए थंब किधर की ओर है? बाहर की ओर है। तो लेफ्ट हैंड का यूज करके भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन इसका कहीं किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलता। ये मैंने अपने आप को समझाने के लिए या बच्चों को समझाने के लिए बना रखा हुआ है। तो इसका बेहतर तरीके से यूज करें, क्योंकि उसमें ये नहीं पूछेगा कि डायरेक्शन पता कैसे किए हो भाई, उसमें ये पूछेगा डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी इसका पता करने के लिए लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, या तो फिर आई क्रॉस जे क्रॉस के करना अगर बहुत बेहतर जानते हैं तो मैथमेटिकल अप्रोच लेकर कर सकते हैं। जो आपको सही लगे वो तरीका अपनाइए। मैं दोनों तरीकों से करता रहता हूं, मेरी आदत है। ठीक है, तो यहां से एक बात पता चलती है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इन द सेंस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की भी परपेंडिकुलर है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स में हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें, डायरेक्शन के बारे में तो सबको डिस्कस कर लिया। We have discussed all about the direction of the magnetic force. अभी हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अगर हम लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं Q। V क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं? तो V क्रॉस B को लिख सकते हैं VB साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो रियल में फॉर्मूला बन के आया वो क्या बन के आया? Fm इक्वल्स टू Q VB साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा V और B के बीच का एंगल है। V मतलब यहां लिख सकते हैं एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब V, डायरेक्शन ऑफ मोशन V एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का एंगल है थीटा। समझे? तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, Fm इक्वल्स टू Q VB साइन थीटा। अब यहां से हमारे पास दो चीजें पता चलती हैं। पॉइंट नंबर 1 करके लिखिएगा, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए तो जो Fm की वैल्यू है इन दोनों केस के लिए Q VB इंटू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो Fm की जो वैल्यू है इन दोनों केस के लिए कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल चल रहा है, तो उन दोनों केस पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बात नोट किया जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है। आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि चार्ज पार्टिकल किस अवस्था में मैग्नेटिक फील्ड में मूव भी करेगा और फोर्स भी नहीं लगेगा। वैसे तो कहा जाता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो फोर्स लगेगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह चले कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो ये वो तरह है, ये वो तरल है, ये वो मजा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में घूम भी आएगा और उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। मतलब किसी की बाग में घुस के आम भी खाएगा और उसको डंडा भी नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो ये वाला मजा है, मैग्नेटिक फील्ड आम खा गया, ठीक, चार्ज पार्टिकल आम खा के लौट आया और उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, स्टेटमेंट लिख लीजिए कि इफ मैग्नेटिक फोर्स, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, moves parallel or anti-parallel to the magnetic field, then it experiences null force या zero force, then it experiences no force on it। ये अपने ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है।
अगली बात देखिएगा, 2 नंबर पॉइंट नोट करिएगा। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QVB, क्योंकि साइन थीटा होता है 1। तो ये भी नोट किया जाए कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, इट विल एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम फोर्स इक्वल टू QVB। इट विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स इक्वल टू QVB। It will experience a maximum force equals to QVB। ये QVB एक मैक्सिमम फोर्स है। समझ गए आप लोग कि नहीं समझ गए? तो यहां से आपको पता चला कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कब कितना फोर्स लगता है और कब कैसे फोर्स लगता है। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में 4.2, आइए जरा उसको देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.2, मुझे याद आ गया, ढूंढता हूं मैं जरा सा क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.2 देखता हूं, मैं लेकर आया हूं उस क्वेश्चन को। खुल सिम सिम खुल सिम सिम। और भाई आप लोग कैसे हैं? मस्त वस्त हैं एकदम, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया कर रहे हैं? चलिए फिर आ जाइए, तैयार रहिएगा हमेशा हमेशा पढ़ाई में मेहनत करने के लिए। इस साल कोरोना वायरस का साल है तो कुछ स्पेशल ही होगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना हुआ है, ऐसे बना देता हूं भाई मैं भी। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसा ही आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। बन गया पैटर्न। और क्या दिया हुआ है, इसे कहा हुआ है जेड एक्सिस और इसे कहा है एक्स एक्सिस, ठीक। तो हमारे जो वाई एक्सिस हो जाएगी ये बाहर की ओर ऐसे हो जाएगी, वैसे वाई बाहर की ओर नहीं होगी, वाई अंदर की ओर होगी। तो यहाँ बना लेते हैं अंदर की ओर वाई एक्सिस, डॉट 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 कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं वाई एक्सिस, अंदर की ओर होगी, इनसाइड, ठीक है। मतलब ये एक्स है, अंदर वाई होगी, ऊपर जेड होगी। अब आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पास टू वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पास टू वाई एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और वाई एक्सिस भी अंदर की ओर है, बिल्कुल सही बात कहा है। एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पास टू एक्स एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा है, तो यहां हम लिख देते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई है। विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फोर्स है, लॉरेंज फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए बता देते हैं, क्योंकि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ा है। ये जो कुछ भी पढ़ा है ये सब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में सही है। और अगर आपको जानना है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में तो सब कुछ उल्टा कर दीजिएगा, जो आंसर आए उसको उल्टा बता दीजिए, बस वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में हो जाएगा। देखिए कैसे, तो पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पूछा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में निकाल लेते हैं। तो अपना लेफ्ट हैंड लगाएं, सबसे बढ़िया तरीका यही है। दोनों तरीके बता देंगे आप लोगों को। चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, देखो दिख रहा नहीं दिख रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर। तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, देखो तो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। लेकिन ये जो हैंड रूल है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए है, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। तो अब होगा क्या, आपका आंसर आया पॉजिटिव जेड, तो आंसर हो क्या जाएगा, नेगेटिव जेड। और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरा एक प्रोटॉन है तो दूसरे का आंसर हो जाएगा पॉजिटिव जेड। मस्त तरीके से आंसर आ गया। बोलो भाई आया कि नहीं आया। इनका आंसर चेक कर लेते हैं क्या निकल के आया। आपको कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा। लिखा है फॉर इलेक्ट्रॉन इट विल बी अलोंग माइनस जेड एक्सिस एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल द फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। देखिए कितना आसानी से आपने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके कितना आसानी से कर लिया। अगर यही चीज किसी और तरीके से करनी होगी तो आपको समय लगेगा, ठीक है।
तो बहुत अच्छा तरीका आपने सीखा। और अगर आपको किसी दूसरे तरीके से करने का मन है तो मैं आपको वो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। जैसे हमने बताया था कि जो फोर्स होता है वो डिपेंडेंट होता है v क्रॉस b पर। तो वेलोसिटी का वेक्टर क्या है? तो वेलोसिटी का वेक्टर है i कैप, क्योंकि वो x डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है पास टू z में, तो वो j में है। i क्रॉस j क्या होता है? k मतलब क्या? z एक्सिस। तो देखिए z आ गया, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए तो माइनस z लिख दीजिएगा, क्योंकि माइनस साइन लग जाएगा, या कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए उल्टा होता है, ठीक। तो ये रहा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। बात समझे नहीं समझे? तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक टॉपिक यहाँ पर हम आज की क्लास में और कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। अब वो टॉपिक क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। अच्छा हाँ, अभी एक टॉपिक इसमें छूट ही गया भैया, एक चीज़ तो यहाँ पे छूट ही गई। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा दिया, लॉरेंस फोर्स नहीं पढ़ाया, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में बताता है। देखिए जो लॉरेंस फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम की बात करता है, कहता है दोनों का जो सम है वो लॉरेंस फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी आपने निकाला था, EQ होता है, वेक्टर अगर लगाएं तो EQ होता है। और मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो QV क्रॉस B होता है। अगर यहाँ से नेट फोर्स लिखें हम, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? QE प्लस V क्रॉस B। ये हमारा लॉरेंस फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। इसे और उस वाले को कहते हैं लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का कंबाइंड फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो इसको लॉरेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। ये चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का दोनों का वेक्टर सम है, सम नहीं वेक्टर सम है, ठीक है। कई बार ये फोर्स जीरो भी हो सकता है, अगर दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाए तो ये फोर्स जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर सम इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। अगर ये इसका अपोजिट वेक्टर हो जाए, मतलब कहने का ये है कि अगर एक कंडीशन आ जाए Fe इक्वल्स टू माइनस का Fm, अगर एक कंडीशन आ जाए तो जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, लॉरेंस फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों फोर्स होंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, लेकिन दोनों का सम जो है, दोनों का जो अमाउंट है या मैग्नीट्यूड है, दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाए, मानो दोनों दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हो जाएं, तो दोनों का जो सम होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक। तो उस केस में उस पर चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स तो होंगे, लेकिन उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? जीरो। चार्ज पार्टिकल चुपचाप अपनी जगह पर मस्त, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ से निकल कर बाहर आती है। देखिए मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है। ये बात जब मैंने सोची तो मेरे दिमाग में बात आई, यार ये करंट क्या है? करंट भी यही, जैसे मान लेते हैं कोई कंडक्टर है ये, ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक L है, तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल ही तो चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहे होते हैं इसके अंदर। अगर इसको उठा के किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मान लेता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको उठा के हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, सिर्फ इस कंडक्टर को उठा के हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, बहुत ध्यान से सोचिएगा, इस कंडक्टर को उठाया और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो कंडक्टर नहीं चल रहा है, लेकिन कंडक्टर के अंदर तो चार्ज पार्टिकल है, वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बोलो भाई। तो कंडक्टर के हिसाब से देखा जाए तो मूविंग चार्ज ही तो है। जैसे मेरे अंदर मैग्नेट भर दो ठूस ठूस के मैग्नेट, और दूसरे मैग्नेट के पास मुझे ले जाके खड़ा कर दो, तो मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि भले मेरा शरीर है लेकिन मेरे शरीर के अंदर तो मैग्नेट है ना। तो अब देखो, ये भले कंडक्टर है लेकिन कंडक्टर के अंदर तो मूविंग चार्ज ही है ना। तो अगर इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे लगता है फोर्स, तो वो फोर्स किस पर लग रहा? अभी मुझे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर देखोगे तो क्या कहोगे? मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा, यही कहोगे सर जी अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो हम कहेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हेडिंग डालिएगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट ली जा रही हो या जा रही हो, ऐसा कंडक्टर जो होता है उसमें क्या होता है कि करंट का फ्लो होता है, और करंट का फ्लो होने के साथ साथ उसके करंट जो होती है मूविंग चार्जेस होते हैं, मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है, इसका मतलब कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा।
बात समझे नहीं समझे? तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है अभी अभी हमने पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक। तो मतलब हमें पता होना चाहिए कितना चार्ज है, क्या वेलोसिटी है और क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ये तीन चीजें पता होना चाहिए। तो देखिए दूसरी चीज तो हमें पता है, दूसरी चीज क्या, वेलोसिटी जो है वो तो डिप्ट वेलोसिटी है, ये बात तो मुझे पता है, क्योंकि जो करंट की वेलोसिटी होती है वो डिप्ट वेलोसिटी होती है। तो इसके अंदर जो मूविंग चार्ज है, ये कंडक्टर था हमारा, इसके अंदर जो डिप्ट इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, करंट के रूप में चल रहे हैं, उनकी वेलोसिटी होगी डिप्ट वेलोसिटी। लेकिन नंबर 1 क्वेश्चन आता है उसका चार्ज कितना होगा। तो चार्ज इक्वल्स टू हमेशा से रहा है NE, लेकिन N क्या है, तो सवाल उठता है N जो है वो नंबर ऑफ चार्जेस जो है पूरे कंडक्टर में है, तो इसको हम कैपिटल N लिख देते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस इन पूरे कंडक्टर। और नंबर ऑफ चार्जेस पूरे कंडक्टर में कितने होंगे, तो उसका जवाब है पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम मींस एरिया इनटू लेंथ, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं नंबर चार्ज डेंसिटी, क्लास चैप्टर 3 में पढ़ाया था इसी क्लास में। नंबर चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। और यहां से क्या है, ये E है, स्मॉल e, तो ये हो गया टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इक्वल टू कितना आएगा, NEA इंटू L, ये आया। और वेलोसिटी हमने निकाल लिया, टोटल चार्ज निकाल लिया, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर का काम है। और थीटा इक्वल्स टू हम थीटा ले लेंगे, वैसे डायग्राम जहां बना 190 है, लेकिन हम 90 लेकर नहीं चलेंगे, हम थीटा लेकर चलेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं डेरिवेशन। तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, लगने वाला फोर्स हो जाएगा Q की जगह क्या लिख सकते हैं, NEA इंटू L, और फिर V मतलब VD, और साथ साथ में B, और B के साथ साथ में फिर कितना, साइन थीटा। ये क्या होता है, NEA VD, बताओ भाई ये किसका फॉर्मूला होता है, NEA VD किसका फॉर्मूला होता है, तो NEA VD जो होता है ये करंट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, करंट का। तो यहां से आ गया ILB साइन थीटा, तो ये किसी कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स आ गया, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। अब आपको अंदर घुस के नहीं जाना है, जब किसी कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स कहे तो इसका मतलब वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहां पर करंट है, तो करंट का फॉर्मूला I हो गया, उसकी लंबाई L हो गई, उसका मैग्नेटिक फील्ड B हो गया जिसमें वो रखा हुआ है, और साइन थीटा। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास बड़ी समस्या है वेक्टर फॉर्म में लिखते समय, ना तो हम I पर वेक्टर लगा सकते हैं, ना तो हम L पर वेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि I स्केलर क्वांटिटी है और L लेंथ है, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो यहां पर एक बड़ा दिमाग वाला काम किया गया है, बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, देखिएगा, I की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेंथ की कोई नहीं, I की डायरेक्शन होती है फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। I की डायरेक्शन होती है, देखो डायरेक्शन दी गई नहीं दी गई, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और L की कोई डायरेक्शन नहीं होती, L के पास मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर एक दिमाग वाला काम किया गया, यहां पर I और L दोनों को टुगेदर लिया गया, टुगेदर मतलब IL लिया गया, और कहा गया इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड, तो इसके ऊपर अगर वेक्टर लगा दें तो ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी भाई, क्योंकि फोर्स जो है वो 2 वेक्टर पे डिपेंडेंट होगा। अब इसमें 2 वेक्टर है ही नहीं, तो यहां पर 2 वेक्टर जबरदस्ती बनाए गए थ्योरी को आसान बनाने के लिए, टूल्स को इजी और समझदारी से समझने के लिए, आसान बनाने के लिए यहां पर वेक्टर बनाया गया। यहां पे I और L दोनों को टुगेदर लिया गया, और डायरेक्शन ऑफ करंट ली गई, और लेंथ को लिया गया मैग्नीट्यूड। मतलब यहां से यहां तक अगर 10 मीटर है तो कहा गया 10 मीटर अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो 10 मीटर क्या था, लंबाई, और अपवर्ड किसकी थी, अपवर्ड कहां से आया, करंट से। तो लेंथ एंड करंट दे बोथ टुगेदर आर वेक्टर क्वांटिटी, दोनों मिलकर वेक्टर क्वांटिटी हो गए, और इस क्वांटिटी को नया नाम दिया गया। इसको नया नाम क्या दिया गया, करंट एलिमेंट कहा गया। इसको क्या कहा गया, इसको करंट एलिमेंट। नॉर्मली यहां पर IL लिया गया है क्योंकि यहां पे लंबाई है, अगर बहुत छोटा सा पार्ट लिया जाता है, अभी मैं यहां पे लिख दूंगा, इसको यहां पर जैसे लिखा जाएगा तो यहां पे लिखा जाएगा L क्रॉस B I, ये हो जाएगा फॉर्मूला, F इक्वल्स टू IL क्रॉस B। अब L क्रॉस B को आप क्या लिख सकते हैं, LB साइन थीटा, जब कभी लिखना हो। अब इसी तरीके से अगर किसी कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, सपोज कर लो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में सपोज कर लो रखा गया है। अब उसके इस हिस्से पे लगने वाला फोर्स आपको निकालना है, तो इस हिस्से की लंबाई ले लीजिए DL, और यहां की करंट ले लीजिए I, क्योंकि करंट तो ऐसे होगी यहां की। तो आइडियल जो हो जाएगा यहां पर, ये I और DL ये दोनों टुगेदर, इसे कहा जाएगा करंट एलिमेंट। क्या कहा जाएगा,
करंट एलिमेंट कहा जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? और जो यहाँ पे लगने वाले फोर्स का फार्मूला हो जाएगा, वो लगने वाले फोर्स का फार्मूला हो जाएगा IDL क्रॉस B, ये हो जाएगा, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। और अगर आपको इसके मैग्नीट्यूड में लिखना है तो यहाँ से हो जाएगा IDL B साइन थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। समझे? तो व्हाट इज करंट एलिमेंट? करंट एलिमेंट जो होता है वो करंट और लेंथ दोनों का प्रोडक्ट होता है। करंट की डायरेक्शन होती है, लेंथ का मैग्नीट्यूड होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ गए नहीं समझ गए? और इस तरीके से फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से लिखा जा सकता है F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, या सिंपली ऐसे याद कर लीजिए F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। समझ गए बात को? नहीं समझ गए? तो यहां से भी अगर देखा जाए तो लगने वाला जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा लेंथ के, और लेंथ की डायरेक्शन आप जानते हैं क्या होगी? करंट की डायरेक्शन या लेंथ की डायरेक्शन होगी। और लगने वाला जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के भी। समझ गए? तो यहां पर ये स्पेशल स्टोरी थी हमारी करंट एलिमेंट वाली। नॉर्मली लोग करंट एलिमेंट के बारे में ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। मैंने मेहनत करके आपको इसीलिए बेहतर फिजिक्स पढ़ाने के लिए करंट एलिमेंट के बारे में भी पढ़ा दिया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप स्मार्ट बच्चों में शामिल हो जाएं, ना कि गैर गंवारों में। अब आइए, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 4.1। ये भी जानना बड़ा जरूरी होता है कि एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से संबंधित है, ताकि आपको वही टॉपिक वहां पर पढ़ाया जाए, उसी के साथ वो क्वेश्चन कराया जाए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्यों कराता हूं, उसके पीछे का रीजन है, बोर्ड एग्जाम में एज इट इज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत कभी कभार आए होंगे तो आए होंगे, अदरवाइज एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई कभी भी बोर्ड एग्जाम से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं देता, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से क्वेश्चन देता है। इसीलिए हमने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4.1 क्या कह रहा है? स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास है 200 ग्राम, नीचे क्या लग रहा है? mg। ठीक, तो यहां लिख लिया m इक्वल्स टू 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5, और यहां से यहां तक की लंबाई 1.5 मीटर है। तो यहां लिख लीजिए लेंथ इक्वल्स टू 1.5 मीटर। करंट ऑफ 2 एम्पियर, और इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर की हो रहा है, तो यहां पे लिख लीजिए I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, ये हवा में लटका हुआ है। हवा में कैसे लटकेगा? यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड B और उसकी वजह से लटका हुआ है। तो अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर क्यों लगे तब ये रुक सकता है। अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर क्यों लगे जो इसके mg को बैलेंस कर ले तो ये रुक सकता है। तो क्वेश्चन में कहा क्या है? क्वेश्चन में कहा है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है ऐसे ही। तो फोर्स ऊपर क्यों लगेगा? फोर्स ऊपर की ओर जब लगेगा, ठीक, नहीं, गड़बड़ा जाएगा फिर। मैग्नेटिक फील्ड देखिए किधर डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए किधर डायरेक्शन में होगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी ये भी निकालना है, और क्वेश्चन में ये भी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो तो बाद में निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी ये पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक, और ऊपर हो गया फोर्स की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंदर की ओर होगी, ये तो मैंने निकाल लिया। चलो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर होगी, ठीक है। चलिए मैंने निकाल लिया, क्रॉस क्रॉस लगा दिया हर जगह पर। चलिए बहुत अच्छी बात। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि F इक्वल्स टू mg हो जाएगा बस। तो F इक्वल्स टू mg हो जाएगा, और F इक्वल्स टू होता क्या है? तो F इक्वल्स टू होता है ILB साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो यहाँ से बचेगा कितना? ILB, क्योंकि साइन थीटा हो जाएगा 1, तो आपको चाहिए B, तो B इक्वल्स टू हो जाएगा mg अपॉन I इंटू L, ठीक। M की वैल्यू कितनी है? तो आंसर है 0.2 किलोग्राम। G की वैल्यू कितनी है? तो हम 10 ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। 10 लेने में मज़ा नहीं आता मुझे, लेकिन मैंने ले लिया यहाँ पर। 2 इंटू L कितना है? तो L है 1.5। इस डेसिमल से डेसिमल को काट सकते हैं, 2 से इस 2 को काट सकते हैं, तो आ गया 10/15, ठीक। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2/3 या 6.67। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, इसे नोट कर लीजिएगा। इसकी यूनिट गॉस भी होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा।
ये सब बहुत डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं आगे अभी, ठीक। इसकी यूनिट होती है टेस्ला, SI यूनिट इसकी टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक। और एक यूनिट इसकी गॉस भी होती है। तो ये भी चीज़ नोट कर ले जाए कि टेस्ला और गॉस इसके दोनों के SI यूनिट है, ठीक है भाई। तो कैसी लगी क्लास बताइए भाई, हमको अभी मज़ेदार लगी। अब देखिए यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक अभी और ख़त्म ना करिएगा, भागिएगा नहीं, यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा, शांति रहिएगा। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जरा सा देख लीजिए यहाँ से। अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू लिख सकते हो F/QV sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है, आई वांट टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इसको हम फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे? जरा ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, लिखते भी जाइए साथ साथ में जैसे मैं बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इट। समझ गए? मतलब मैग्नेट, अच्छा सॉरी गलती कर रहा हूं, अभी गलती कर रहा हूं, रुकिए। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इट। ये कहना बहुत जरूरी, यूनिट चार्ज भी कहना बहुत जरूरी है। मतलब Q इक्वल्स टू 1, V इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1, सब 1 1 1 हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो गई? फोर्स के बराबर हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इट, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनेशन बनी यहाँ से। इसकी यूनिट गॉस और टेस्ला दोनों होती है। बात समझ में आई आप लोगों की? नहीं है? जल्दी बताइए हमें भाई। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट गॉस और टेस्ला दोनों होती है। यहाँ से आपको ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। देखिए लगातार टॉपिक से जुड़े रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, कल्याण तभी संभव है, ठीक। बचना जरूरी नहीं है, बचना जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने आपको 2 यूनिट बताई थी, टेस्ला और गॉस, तो नोट कर लीजिए यहाँ पर 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। इन दोनों में रिलेशन भी है, मुझे याद नहीं था, अभी मैंने देखा तो मैंने लिखा 1 टेस्ला। ये मुझे याद था 10⁴ होता है, लेकिन कौन किसका 10⁴ होता है ये नहीं आता। 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। मतलब गॉस जो है वो एक छोटी यूनिट है, गॉस जो है छोटी यूनिट है, और असलियत यही है, गॉस जो है प्रैक्टिकल यूनिट है, छोटी है और प्रैक्टिकल है। टेस्ला जो है SI यूनिट है और बड़ी यूनिट है, क्योंकि देखा जाए 10,000 गॉस बराबर होते हैं एक टेस्ला के, तो बहुत सारे गॉस होंगे तो फिर टेस्ला के बराबर होगा। तो गॉस इज एन स्मॉल यूनिट, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल यूनिट होती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, और बहुत ही मनोरंजन टॉपिक लेकर आएंगे पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तब तक ख्याल रखिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए, और इस बार टारगेट 100/100 का है, इसको दिमाग के अंदर हमेशा बना के रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।